नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, इंडियन इकोनॉमिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में आपका पॉलिटी भी चलेगा, ठीक है ना। पॉलिटी काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए हैं, 70% कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, मैथ्स आपका सेक्शन कंप्लीट है। तो अब आपका इकोनॉमिक्स पे मैं एक साथ समानांतर स्टार्ट करूंगा। तो इकोनॉमिक्स में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आज ही हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति, ठीक है। देखिए भाई, इसके सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में 110% है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनके सवाल एग्जामिनेशन में नहीं बनते। रीजन ये है कि अभी मैंने यहाँ पे सारी चीजें नोट्स में लिख रखी है। जैसे कि आप देखेंगे मुद्रास्फीति के नोट्स, तो मैंने हर चीज लिख रखे हैं। आप इस नोट्स को पढ़ तो लेंगे, इसके पढ़ने के बाद भी देखिए, इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल चीज है भाई, कोई कहानी नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट है। तो आपका अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इसके सवाल नहीं बनेगा। मैं आपको दिखा दूंगा आज ही चीजों को। तो आप जैसे झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा, आपको पता है दोनों एक साथ एग्जामिनेशन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एनटीपीसी एग्जामिनेशन मई जून में है आपका। बिहार सीजीएल जो आपके अपकमिंग है, जो इस बार वैकेंसी डेफिनेटली है, देखने को मिलेगी बिहार में। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट बैच में है भाई, जितना मैं दे रहा हूं कंसेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। लिखना आपको कुछ होगा नहीं, मैं सारी चीजें इसलिए लिख के दे रहा हूं कि आप समझने में फोकस कर पाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर जुड़िएगा। एकदम मिनिमम फी में हर एक चीज अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विथ अभी आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होती क्या भाई, ठीक है। चलिए देखिए, नोट्स में सारी बातें लिख दी गई है, इसलिए फोकस आपको लिखने में नहीं करना है, समझने में करना है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति, ठीक है ना। मुद्रास्फीति टॉपिक का क्या नाम है भाई? मुद्रास्फीति से कहते हैं और इंग्लिश में ही हम इसे नाम देते हैं इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो समझते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन क्या है? एक ऐसी अवस्था है जिसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो कीमत है, यानी इसमें जो आपकी जो प्राइस है, वो प्राइस क्या होती है? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात ये बताइएगा, कोई भी वस्तु का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आप जो पहले खरीद रहे थे, मान के चलते हैं कि आपने 100 रुपए लेकर के गए मार्केट में, ठीक है। इस 100 रुपए में आप पहले जो है 2 kg चीनी खरीद रहे थे भाई, ठीक है। कितने चीनी खरीद रहे थे आप? 2 kg चीनी खरीद रहे थे। लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने के बाद अब जब आप मार्केट में यही 100 रुपए लेकर के जब जा रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि अब आप जो है चीनी के प्राइस इंक्रीज होने के कारण अब आप जो है केवल 1 kg चीनी ही क्या कर पा रहे हैं? घर में लेके आ पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन को समझिएगा। अब ये लाइन अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट आपका इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो है आपको समझ में आ जाएगा। समझिएगा, मैंने ये कहा कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्राइस जो होती है ना, यानी कि कीमत जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, कीमत किसकी इंक्रीज होती है भाई? वस्तु की। कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी क्या होती है? प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हैं सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कि सेवाएं। अब एक बात ये समझिए, सेवाएं जैसे कि अभी मैं आपको अगर टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सर्विस है। डॉक्टर, आप मेडिकल जा रहे होते हैं या फिर किसी भी डॉक्टर के संपर्क में हो रहे होते तो वो आपको एक सर्विस दे रहे होते, तो उसके बदले आपसे चार्ज ले रहे होते हैं। तो अगर सर्विस की चार्ज इंक्रीज हो जाए या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो हम 100 रुपए में 2 kg चीनी ला रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो हो क्या गया, यही 100 रुपए में हम मात्र केवल 1 kg चीनी ही घर में लेकर के आ पा रहे हैं। तो इसमें क्या आप देखने मिल रहा है आपको? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो क्रय शक्ति थी, ठीक है, आपकी जो क्रय शक्ति थी, यानी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ चलेगा भाई, बिंदास होकर के पढ़िए। परचेजिंग पावर क्या हो गई? ये आपकी घट गई। ये क्या हो गई? आपकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई भाई? आपकी डिक्रीज हो गई। यानी आपने ये देखा, आपने ये समझा कि इन्फ्लेशन में ये क्या होता है कि सर प्राइस जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइस के बढ़ने के कारण क्या आपने देखा
कि जो क्रय शक्ति है हमारी, यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, घट गई है। ठीक है, वो क्या हो गई है भाई, वो घट गई है। यानी आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये समझिए कि जब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, ये आपका पूछा गया सवाल है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इन्फ्लेशन में आपका दो रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, दो संबंध आपसे पूछे जाएंगे कि इन्फ्लेशन में क्या हो, आपने देखा प्राइस का क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी जो परचेजिंग पावर है, ठीक है ना, आपकी जो परचेजिंग पावर यानी कि जो आपकी क्रय शक्ति है, वो क्रय शक्ति क्या हो गई भाई, वो आपकी घट गई है। यानी कि कीमत और क्रय शक्ति के बीच में क्या संबंध है बताइएगा थोड़ा। कीमत यानी जब इन्फ्लेशन आ गया है देश में, तो जो प्राइस है और जो परचेजिंग पावर है उसके बीच का संबंध क्या है, तो इसके बीच का जो संबंध है कैसा संबंध है, इनवर्स संबंध है। इनवर्स संबंध मतलब क्या होगा कि प्राइस का कीमत तो बढ़ जाता है और यहां पे हमारी क्रय शक्ति घट जाती है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन में अभी आपको कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि इसमें वस्तु की यानी कि प्रोडक्ट और जो सर्विसेज होती हैं उसकी जो कीमत होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके इंक्रीज होने के कारण हमारी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी अब हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में क्या नाम दे देते हैं, महंगाई। इसी को तो हम लोग कहते हैं ना भाई, ये क्या आ गई है, महंगाई आ गई है। यानी अगर थेड भाषा में समझा जाए तो इन्फ्लेशन को हम लोग महंगाई भी कहते हैं और कई बार एग्जामिनेशन में महंगाई शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन में वस्तु की कीमत यानी प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है। इसमें रिलेशन क्या है, प्राइस और परचेजिंग पावर के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको भी बताइएगा। देखिए जो अभी जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका 2024 है, ठीक है, एक ईयर मैंने ले लिया 2024 और ये जो आपका ईयर मैंने लिया है 2025। समझिएगा भाई ध्यान पूर्वक। मैंने ये कहा कि 2024 में जब हम 100 रुपए लेके जा रहे थे तो 2 केजी चीनी लेकर के तो आ रहे थे, बट यही 2025 में हमने ये देखा कि वही 100 रुपए में क्या हो गया, आपका चीनी की क्वांटिटी घट गई है या वेट घट गई है, ये भी बोल सकते हैं, या साइज या आकार घट गई है। देखिए ये सारे एग्जामिनेशन के शब्द हैं, इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। तो आपने ये देखा कि जो 2024 के बाद जब दूसरा अगला साल जो न्यू ईयर आया, उस न्यू ईयर में ये जो 100 रुपए की जो वैल्यू थी और अब 2025 में ये जो 100 रुपए की वैल्यू, क्या वो वैल्यू घट नहीं गई है? यानी मनी की जो वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा भाई ये सारे वर्ड को, ये सारे वर्ड एग्जामिनेशन के वर्ड है। मनी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी क्या कि जो मुद्रा का जो मूल्य है, यानी मुद्रा का मूल्य मतलब क्या है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। जो मुद्रा का जो मूल्य है, एक मिनट मेरे भाई, जो मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होता है, घट जाता है। कैसे घट गया समझिए, 100 रुपए ही 2024 में थे जिसमें इसकी वैल्यू क्या थी, 2 केजी के बराबर थी, यानी 2 केजी चीनी के बराबर थी। लेकिन आज 2025 में यही 100 रुपए की वैल्यू अब 1 केजी चीनी के बराबर हो गई, यानी कि वैल्यू घट गई है। यानी अब यहाँ पे आप क्या क्या चीजें निकाल पा रहे हैं, देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन अब लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन, और यहां से भर भर के आपके इसी लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति में आपको क्या क्या समझ में आ गया है, बस ये तो भाई इतनी कहानी मैं बोलूंगा, बस इकोनॉमिक कुछ लाइन में ही खत्म होती है। ठीक है, कैसे तो देखिएगा, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में आपने क्या देखा, इन्फ्लेशन में क्या देखा आपने, प्राइस क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। देखिए बस एक लाइन में ही आपका मुद्रास्फीति का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। प्राइस तो वस्तु की इंक्रीज हो जाती है, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस तो इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन में, लेकिन हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारी जो परचेजिंग पावर, यानी हिंदी में भी मैं इसे लिखूंगा, हमारी जो क्रय शक्ति है, ठीक है, हमारी जो क्रय शक्ति है, और ये कीमत हो गई, प्राइस बोले तो भाई कीमत हो गया, परचेजिंग पावर मतलब हमारी क्रय शक्ति क्या होती है, ये हमारी घट जाती है। और साथ के साथ इस इन्फ्लेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो मनी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, मनी वैल्यू क्या होता है, वो भी डिक्रीज कर जाता है। यानी कि मुद्रा की जो, क्या बोल सकते हैं, मुद्रा की जो मूल्य है, मुद्रा की जो मूल्य है वो क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है। बताइए ये लाइन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताइएगा भाई, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हमने ये इन्फ्लेशन का पूरा कहानी बस इस एक लाइन पे ही मैंने लिख दिया,
ठीक है, लेकिन इस कहानी को मैंने पूरे अच्छे से समझाया है। इन्फ्लेशन के मतलब मैंने ये बताया, यानी कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठेठ भाषा में महंगाई का शब्द यूज कर लेते हैं। क्या कह लेते हैं भाई हम लोग, महंगाई शब्द यूज कर लेते हैं। हमने ये कहा कि जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है हमारे देश में, उसकी प्राइस कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है महंगाई में, यानी मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में, जिससे हमारी परचेजिंग पावर तो घट जाती है। क्लियर है भाई। और यही क्या होता है इन्फ्लेशन में, जो हमारी मनी की जो वैल्यू है, वो मनी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। यानी 100 रुपए में जो 2 केजी बराबर हुआ करता था 2024 में, अब वही 100 की कीमत क्या हो गई, 100 रुपए की कीमत घट गई है, 1 केजी चीनी के बराबर हो गई है। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए पूरा एग्जाम्पल में आपका इकोनॉमिक्स खत्म होगा, बाकी भाई थ्योरी तो यहाँ लिख ही दिया गया है। ये सारी बातें देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, प्राइस इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, इसलिए परेशान मत होइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक और कंसेप्ट आपको देना है मुद्रास्फीति के बारे में। देखिए मुद्रास्फीति के बारे में मैंने तो अभी 3 कंसेप्ट दिए हैं। एक की आपका प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, दूसरा आपकी क्रय शक्ति घट जाती है, और मनी वैल्यू जो होती है वो भी घट जाती है। एक और आपको कंसेप्ट देना है, और इस कंसेप्ट के लिए एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए आप सभी को पता है दुर्गा पूजा के समय क्या होता है, दुर्गा पूजा ले ले या फिर दीपावली के समय ले लेते, ठीक है ना, या फिर दीपावली की बात कर ले हम लोग। तो आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, चाहे दुर्गा पूजा की बात हो चाहे दीपावली के समय की बात हो, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया जाता है भाई, आपको बोनस दिया जाता है। ठीक है, याद है भाई, समझ में आ रहा, सारी चीजें दी जाती है या नहीं ये बताइएगा। बिल्कुल, आप में से जो अभी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि, और ऐसे भी अगर रेलवे के में आप देख ले तो वहां भी बोनस मिलता है दुर्गा पूजा के समय में, दीपावली के समय में, मतलब दीपावली दुर्गा पूजा दोनों के समय नहीं, एक समय ही मिलता है दुर्गा पूजा के समय ही। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां में आपको दीपावली के समय बोनस मिलती है। तो ये बोनस जैसे ही मिलता है तो क्या होता है, मार्केट की स्थिति को समझिएगा। ठीक है, जस्ट बोनस मिलने से पहले की ये सिचुएशन है। ठीक है, ये बोनस बिफोर मैं एक सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं, और ये आपका बोनस मिलने के बाद का सिचुएशन। ठीक है, ये बोनस मिलने के बाद का, आफ्टर मैं यहाँ पे यूज करूंगा सब, आफ्टर। ठीक है, मेनली दुर्गा पूजा में हमें ड्रेसेस लेनी है भाई। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है ड्रेस की, एक जींस की जो मैं प्राइस का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक जींस जो आप नॉर्मली जो पहन रहे होते हैं, जो आपका 1500 के आसपास आपको ये जींस मिल रही है बिफोर बोनस, यानी अभी बोनस की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अभी बोनस नहीं दी गई। तो अभी जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है ड्रेस एक जींस की, वो है 1500 रुपए। ठीक है, अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, यानी बोनस जैसे ही अनाउंस हो गया, न्यूज़पेपर मीडिया सब चीज में आ गई है, और जो भी एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में भी क्या कर दिया गया, बोनस गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट कंपनी की तरफ से क्रेडिट कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, वही ड्रेस, सेम ड्रेस भाई, सेम जींस, ठीक है ना, अब इस जींस की प्राइस अब आपको देखने को मिल रही है 2500 रुपीज। क्या हो रहा है इसको समझिएगा, देखिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तो आप ये समझ में आ रहा है भाई, बोनस से पहले आपके पास क्या है भाई, जो भी पैसे हैं, ठीक है, मान के चलते आपके पास जो भी मनी है, अभी आपके पास भी मनी है और आपको कुछ बोनस भी मिल गया। ठीक है, बोनस के ऐड होने के साथ हुआ क्या, आपका जो ड्रेस का जो प्राइस है भाई, वो प्राइस क्या हो गया, कीमत क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि देखिए मार्केट में पैसा जैसे ही आएगा, मार्केट में पैसा जैसे ही आए, बोनस आया ना भाई, बोनस आया मतलब क्या आया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आया, पैसा आने से यानी मार्केट में पैसा यानी लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी, वहां पे प्राइस यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। तो अगर प्राइस की कीमत इंक्रीज हो गई तो ये किसका, ये आपका अवस्था है, कैसी स्टेट है ये, कि इन्फ्लेशन की स्टेट है, महंगाई की स्टेट है, यानी मुद्रास्फीति की अवस्था है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें ये कहने का मतलब ये है आपसे तात्पर्य कि अगर मार्केट में पैसा की, समझिएगा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी एक शब्द है, इकोनॉमिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तरलता जिसको कहते हैं, तरलता, लिक्विडिटी मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा जो है ना थोड़ी अधिक आ गई है। ठीक है, मार्केट में क्या आ गया, पैसा अधिक आ गया। पैसा अधिक कैसे आता है भाई, एक तो सरकार ने आपको बोनस दे दिया, ठीक है, या आपकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई, या फिर आपका जो टैक्स डिडक्शन किया जा रहा था वो टैक्स में कटौती करने लगे। यानी कि पहले अगर आप में से जो भी व्यक्ति
10 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं ईयरली, तो आपका पहले टैक्स लिया जाता था। अब बोल दिया गया कि 15 लाख अगर आपकी इनकम है ईयरली तो भी आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो भाई आपके पास पैसा आ गया, यानी मार्केट में पैसा आ गया। अब अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी पैसा बढ़ गया लोगों के पास, तो कीमत क्या होगा भाई, आसमान छूने लगेगा। अब आसमान छूने के कारण देखिए हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया है कि प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारी परचेजिंग पावर घटेगी, और वो वैल्यू यानी कि जो मार्केट में आपके पास जो पैसा तो आप बोलेंगे सर पैसा तो आ गया तो हम क्रय शक्ति तो हमें बढ़ जानी चाहिए। नहीं भाई, हमारी प्राइस प्रोडक्ट और सर्विसेज की इतनी अधिक हो जाती है कि वो जो वैल्यू की जो मनी है ना, यानी कि जो मनी की जो वैल्यू है ना, वो घट जाती है। समझिए, यही मैं बता रहा हूं। तो इन्फ्लेशन में एक वर्ड और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको बतलाया। इन्फ्लेशन में होता क्या है, मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में, एक मिनट मेरे भाई, मार्केट MARKET, मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि तरलता इंक्रीज हो जाती है। तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तरलता बढ़ जाने का मतलब क्या आता है, मार्केट में मुद्रा अधिक हो जाती है, यानी कि मार्केट में क्या हो जाती है, मुद्रा अधिक आ जाती है। मार्केट में क्या होती है, मुद्रा, या फिर थेड भाषा में लिखिए पैसा अधिक आ जाती है। ठीक है, पैसा अधिक आ जाती है। पैसा अधिक कैसे आने लगेगा, लोगों के पास पैसा कैसे अधिक आने लगेगा, सरकार अब आपको बोनस देने लगे। भाई हर महीना सरकार आपको अगर बोनस देने लगे तो भाई लोगों के पास पैसा आने स्टार्ट हो गया ना, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। या फिर सरकार टैक्स डिडक्शन करना छोड़ दे, टैक्स लेना छोड़ दे, GST लगाना छोड़ दे, ये सारी चीजें, तो भाई आपका पैसा ही बचेगा, है ना। तो आपका पैसा बच रहा है, यानी आपके पास पैसा अधिक आ रहा है, तो आप अंधाधुंध चीजों पे खर्च करेंगे, खर्च करने का सोचेंगे। तो मार्केट में पैसा आ गया तो जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विसेज दे रही है, वो क्या करेगी, प्राइस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, वही आपके पास पैसा जो आया है, उसके आने के बाद भी इसकी प्राइस इतनी अधिक हो जाती है तो आपकी परचेजिंग पावर घट जाती है, क्योंकि जो मनी की जो वैल्यू है ना, मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। समझ में आया। यानी मुद्रास्फीति और महंगाई में आपको क्या समझ में आया, पहले ये बताइए। मुद्रास्फीति और महंगाई कहने का मतलब ये है, मैं एक बार फिर से यहां रिकॉल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, नहीं समझिएगा, नहीं सुनिएगा, प्रैक्टिकली अगर नहीं को रिलेट कर पाइएगा नहीं बनेगा। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहने का मतलब है, यानी कि महंगाई कहने का मतलब है। SSC वगैरह का क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अगले सेशन है, पहले कंसेप्चुअली आज क्लासेस होगी भाई। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपकी जो कीमत है, यानी कि जो प्राइस है, यानी कि जो कीमत है, कीमत किसकी भाई, प्रोडक्ट की, या फिर बोल सकते हैं सर्विसेज की, क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेकंड, हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारी जो परचेजिंग पावर है, यानी हमारी जो क्रय शक्ति है, हमारी खरीदने की जो शक्ति होती है, वो क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये इंक्रीज यानी कि ये वृद्धि हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा केस क्या हमने देखा, जो मनी वैल्यू है, यानी मनी की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू क्या होता है, मनी वैल्यू क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, यानी मुद्रा की जो मूल्य है, मुद्रा की मूल्य क्या होती है, मुद्रा की मूल्य डिक्रीज कर जाती है, यानी कि घट जाती है। और फोर्थ नंबर में आपने ये देखा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आने के पीछे का रीजन भी आपने ये देखा कि मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ जाना, है ना। तो आपने चौथा केस में ये देखा लिक्विडिटी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि तरलता, तरलता का क्या हो जाना, तरलता मतलब क्या होना, मार्केट में पैसा अधिक आ जाना। ठीक है, पैसा अधिक आ जाना, पैसा अधिक आ जाना, ये भी इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है। समझ में आया। यानी इन्फ्लेशन कहते ही आपके पास चार चीजें चलनी चाहिए भाई दिमाग में, ये चार चीजें। देखिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि आप इससे भाई कोई PhD करेंगे, ठीक है, मैं ये वो कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, वो माध्यम से देना चाह रहा हूं, वो तरीके में सिखाने चाह रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन बने। तो इन्फ्लेशन वर्ड देखते ही, या महंगाई वर्ड, महंगाई मेनली आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, इसका मतलब ये कि जो वस्तु की जो कीमत है भाई आसमान छूने लग गई, यानी प्राइस क्या हो गई भाई, बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति क्या हमारी घट जाती है। भाई प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट सर्विस के तो हमारे पास पैसा अगर उतना ही रहेगा तो हमारी परचेजिंग पावर घटेगी, बिल्कुल। मनी वैल्यू क्या होती है, मुद्रा की मूल्य क्या होती है, वो भी, यानी मनी की जो वैल्यू है, 100 रुपए की वैल्यू, पहले भाई बताइए जो 10 रुपए की वैल्यू थी, अब आप 10 रुपए लेके जाते हैं तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। लिक्विडिटी, अगर बात किया जाए, अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, तरलता बढ़ जाए, पैसा अधिक आ जाए मार्केट में, तो प्राइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज आएगी, यानी मुद्रास्फीति आ गई। यहां तक बातें क्लियर है। अब एक बात बतलाइए, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि महंगाई, जो आप मुद्रास्फीति के बारे आप पढ़ रहे हैं, महंगाई यानी कि जो मुद्रास्फीति के बारे आप पढ़ रहे हैं,
यानी कि जो आप इन्फ्लेशन के बारे पढ़ रहे हैं, ये महंगाई क्या अच्छी है या नहीं है? देखिए, ये महंगाई हमारे लिए अच्छी भी है और खराब भी है, लेकिन एक लिमिटेशन के तहत अगर हो तो ये सारी बातें हम लोग कहेंगे कि कितना रेंज में हमारा होना चाहिए महंगाई भी। देश की आर्थिक विकास के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। देश के आर्थिक विकास के लिए महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है आर्थिक विकास के लिए, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन काफी जरूर। एक बात मान के चलिए, अगर महंगाई नहीं बढ़ती है, ठीक है ना, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। आपको पता है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, ठीक है। एक बात बतलाइए, महंगाई अब सिंपल सा ये बात समझिए ना भाई, आज से बहुत पहले साल की बात कर लेते हैं, जैसे कि आज आपका 2025 चल रहा है और इससे जस्ट हम 25 साल पहले चले जाते हैं, 2000 की बात कर लें, ठीक है। ईयर 2000 की अगर बात कर ले, हम लोग 2000 की बात कर रहे हैं, तो इस ईयर 2000 में जब 1000 रुपीज आप मार्केट के में लेकर के जाते थे तो आपके पास, समझिएगा, ये जो आप हैं भाई, ठीक है, ये जो आप हैं और आपके इस हाथ में ये जो आप झोला पकड़े हुए हैं, ये झोले में पूरी की पूरी आइटम क्या होती थी, फिल होती थी, ठीक है। लेकिन आज इसी 2025 में आप 1000 लेकर के जब जा रहे होते हैं तो आपके हाथ में ये जो झोला हो रहा होता है भाई, ये जो झोला है, ये झोला इतना ही भरा हुआ होता है ना। तो सिंपल सी बात, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई प्राइस, वस्तु की तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, सर्विसेज जो आपको मिल रही है वो इंक्रीज है। जैसे आज आप कहीं भी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो अभी जो नॉर्मली फीस 500, 600, 800, 900, लेकिन यही आप 2000 में जा रहे होते थे, 2000 ईयर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे 100 रुपए, 200 रुपए फी। तो यानी ये सर्विसेज का भी क्या हुआ भाई, कीमत इंक्रीज हुई। तो अब अगर कीमत इंक्रीज हो रही है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है भाई, तो हमारी सैलरी भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा, अगर कीमत ही केवल बढ़ते चले जाए, प्राइस ही केवल इंक्रीज होते चले जाए और आपकी सैलरी यानी कि पैसा आई ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे ही कोई वस्तु को खरीदेंगे? तो फिर कंपनी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज नहीं, अगर भाई इंक्रीज करते चले जाए और आपका सैलरी बढ़े ही नहीं तो क्या कोई खरीद पाएगा? सिंपल सा लॉजिक लगाए, आपकी इनकम जो है भाई वो इनकम इंक्रीज ही ना हो, ठीक है, ठीक। तो भाई एक बात बतलाइए, क्या आप जो वस्तु पहले खरीद रहे थे अब खरीदना करेंगे? कम करेंगे, धीरे धीरे और कम करेंगे, धीरे धीरे छोड़ ही देंगे, फिर धीरे धीरे दुनिया ही छोड़ देंगे। तो इसीलिए सरकार या फिर जहां भी कंपनी, जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या किया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, यानी आपकी इंक्रीमेंट की जाती है। अब ये इंक्रीमेंट कैसे होती है, ये सब भी अब हम लोग समझेंगे। अब आइए नोट्स में, पहले जितनी चीजें आपने पढ़े हैं, पहले आप पहले टेंशन फ्री रहिए कि आपको लिखने की कोई चीजें जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कहा, मैंने हर एक चीज यहाँ लिख रखा। चलिए पढ़ते हैं। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति जो है एक ऐसी अवस्था है, इंग्लिश हिंदी में सारी चीजें वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, जिसमें वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हमारी क्रय शक्ति घट जाती है। इस परिस्थिति को ही मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कहते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, आप सोच रहे होंगे सर दिख तो नहीं रहा, देखिए कहाँ लिखा मैंने, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल यानी कि कीमत इंक्रीज हो जाती है और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, और साथ के साथ मनी वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसमें ही मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, मार्केट में क्या होता है, अगर लिक्विडिटी अगर आ जाए, मार्केट में अगर लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए तो भाई क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है, घट जाती है। यहाँ तो समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। पैसे के मूल्य क्या, अच्छा ये मैंने बताया, मूल्य वैल्यू क्या होती है, पैसे की मूल्य क्या हो जाती है, गिर जाती है। जो 100 रुपए में पहले 2 kg आप खरीद रहे थे चीनी, अब वही 100 रुपए जो आपके हैं उसकी वैल्यू घट गई, अब आप 1 kg चीनी कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में क्या हुआ, आपकी पैसे की वैल्यू यानी मनी वैल्यू, यहां मैंने लिखा भाई इंग्लिश में, मनी वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाती है। देखिए इस सेशन को आप देख लेंगे तो फिर आप नोट्स को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं कि नोट्स का कोई यूज ही नहीं है। अगर क्लास एक बार देख लिया आपने, सेशन देख लिया पूरा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट की बात, साइंस, लाजवाब तरीके से पढ़ाया गया है आपको। तो चलिए अगले आप पॉइंट में आते हैं। देश की जो आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी, महंगाई जरूरी, मैंने अभी आपको बताया देश की आर्थिक विकास के लिए भी महंगाई जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया भाई, अगर महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो भाई आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आप और ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे काम करने के लिए, आप और तत्परता नहीं दिखाएगा, देश डेवलप नहीं करेगा, अलग अलग लेवल पे टेक्नोलॉजियां नहीं आएगी। इसलिए महंगाई भी जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखिए इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। अब जो मैं बता रहा था क्या होना चाहिए रेंज है, देखिए ये अब देखिए सरकार, भारत सरकार के द्वारा ये डाटा दिया गया है कि जो महंगाई की जो इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, जो महंगाई दर होनी चाहिए देश में, वो 4 ± 2%, यानी कि 4 में -2 करेंगे तो मिनिमम 2% महंगाई होनी चाहिए। अगर 2% से कम महंगाई है, यानी 1% हो गया है, 1.5% महंगाई आ गई, या नेगेटिव में महंगाई चली गई है इन्फ्लेशन, तो भाई ये भी देश के लिए खतरा है, ठीक है ना। देखिए इसमें होगा क्या, अगर समझिए होगा क्या, अगर महंगाई बहुत कम हो जाए या नेगेटिव में चले जाए, यानी महंगाई कम हो गई है, यानी प्राइस की कीमत क्या होगी भाई, अब समझिए कैसे, महंगाई कम हो गई है मार्केट में भाई, आपके आपके पास क्या, पैसा पूरा भरपूर है, ठीक है। तो भाई आपके पास पैसा, अब जो 100 रुपए केजी चीनी था, अब यही 1 केजी चीनी पता 1 लाख रुपए में मिलने लगेगा, मतलब महंगाई है ही नहीं। मतलब ऐसा समझिए कि आपके पास पैसा जो कीमत है ना, पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, लोग वस्तु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, समझे कि हम पैसे खर्च करने पे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, चीनी कम खर्च करेंगे, इस पर हम टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इन्फ्लेशन जो रेंज एक दिया गया है, ये रेंज होना चाहिए मिनिमम 2% होनी चाहिए और मैक्सिमम 6%, यानी ऐसे, यानी 4 में +2% ये मैक्सिमम, यानी 6% हो गया, और 4 में माइनस कर दीजिए 2%, यानी मिनिमम 2% आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। 6% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा है तो फिर अब क्या करेगी सरकार, आरबीआई फिर क्या करती है, बहुत सारी उनके पास पॉलिसियां होती है, वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ जाने के बाद इन्फ्लेशन को घटाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक अगला जो हम लोगों का टर्म है हमें समझना है, वो है हमारा मुद्रास्फीति के माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा एक चीज ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि जैसे कि मुद्रास्फीति मैंने बोला कि 2 से कम हो जाए, नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन नेगेटिव आ जाए, या 6 से ज्यादा हो जाए, 10 हो जाए, 10% है मुद्रा महंगाई, या 11% हो जाए, इसका मतलब समझिएगा क्या है, ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। यहाँ शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, इसलिए मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, मैंने जो भी बोला मुझे याद नहीं है, समझिएगा। मैंने ये बताया कि जो मुद्रास्फीति या महंगाई का जो एक सर्टेन रेंज होना चाहिए, 2% से लेकर के कितना होना चाहिए, 6% के आसपास होना चाहिए, यही मैंने बताया। एक अच्छा ये महंगाई इन्फ्लेशन रेट है देश के विकास के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए यह अच्छा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन रेट हो जाए, मान के चलते कि अब अगर भारत में जो महंगाई या मुद्रास्फीति जो रेट है वो हो जाए 15%, जो अभी पाकिस्तान में यही है 15, 16, 17 2 डिजिट में चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया। हाई इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, मतलब प्राइस बहुत अधिक हो जाएगी, प्राइस बहुत अधिक हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जो प्राइस अधिक, यानी कि जो 100 रुपए में आप 2 केजी चीनी खरीद रहे थे ना, अब ये 2 केजी चीनी खरीदने के लिए आपको 1,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अब बताइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए चीनी है। तो लोग चोरी क्या करेंगे पता है, पैसा चोरी नहीं करेंगे आपसे, आपसे चोरी करेंगे, चीनी को चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चीनी इतनी महंगी हो गई है, समझे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो जाए, या 1% हो जाए, या बहुत ही मिनिमम नेगेटिव में आ जाए, ठीक है ना, अगर इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा समझिएगा, आपके पास पैसा बहुत आ जाएंगे। इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया यानी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बहुत घट जाएगी, आपके पास पैसा बहुत बचने लगेगा। तो भाई अब अंधाधुंध अनावश्यक चीजों पे क्या करने लगेंगे, खर्च करने लगेंगे, ठीक है ना, ऐश मौज की चीजों पे खर्च करने लगेंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, महंगाई इतनी यहाँ पर अधिक हो गई है इस केस में, तो अब क्या होगा भाई, लोग खरीद नहीं पाए, तो इस केस में चोरी, भ्रष्टाचार, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए तो सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन रेट को 206% क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब ये कैसे करी जाती है ये भी हम बताएंगे आपको। देखिएगा यहाँ पे अब आपके पास पैसे बहुत अधिक है, तो अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव हो गया या इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो गया, तो अब क्या करेगी सरकार, समझिएगा, आपके पास पैसा अधिक आने लग गया तो क्या करेगी सरकार, टैक्स लगाना स्टार्ट कर देगी। यानी आपका पैसा जो आपके पास है वो आपके पैसे आपके घर से निकाल करके बैंकों तक या सरकार अपने पास लाना स्टार्ट कर देगी। कई ऐसी स्कीम निकाल देगी, कहेगी कि जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में 10 साल में डबल हो रहा था, अब आपका वो डबल 7 साल में ही हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा। तो अब आप अपना घर का पैसा कहाँ भेजें, यानी आपसे पैसा इस प्रकार से सरकार, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देने लगेंगे किसी स्कीम में, टैक्स अधिक लगाना शुरुआत कर देंगे, जो सैलरी थे, जो भत्ते थे, अलाउंसेस, वो आपका कम करना स्टार्ट कर देंगे।
और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्राइस इतनी अधिक हो गई तो प्राइस को कम करने के लिए, या अब आप उस प्राइस को देखिए, यहाँ से इन्फ्लेशन रेट को कैसे कम किया गया ये समझ गए ना भाई। अब आपका क्या होगा, पैसे का अब क्या हो गया, मार्केट से पैसा चला गया अंदर, अंदर सरकार के पास आ गया, बैंक में आ गया, तो भाई लिक्विडिटी कम गई, लिक्विडिटी कम गई तो अब ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस की कीमत यहाँ बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो नेगेटिव है इन्फ्लेशन रेट बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पॉजिटिव 2%, 3%, 4% में आएगा। इसी प्रकार जब इन्फ्लेशन रेट 15% हो गया, यानी वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत सारी जो कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विसेज बना रही है ना, उनको बहुत सारे टैक्स में क्या किया जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिससे वो कंपनियां क्या करेगी भाई, वो प्रोडक्ट की जो प्राइस, क्योंकि भाई जो जीएसटी चार्जेस लग रही है बहुत अधिक लगने के कारण, अब उन पर क्या करेगी, उनको कुछ छूट दे देगी सरकार, ठीक है, सारी कंपनियों को। तो अब उनको भाई बनाने में कम कॉस्ट लग रहा, तो प्राइस भी क्या करेगी, धीरे धीरे कम करती चली जाएगी, धीरे धीरे प्राइस कम होते चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट घटते चला जाएगा 15 से 10, 8, 9, 7, 6 तक। समझ में आया। तो इस प्रकार से सरकार या कह ले आरबीआई क्या करती है भाई, इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करती है। चलिए अभी और भी हम चीज़ों को समझेंगे, ये तो बस एक छोटा सा प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कैसे चीज़ें इन्फ्लेशन रेट, महंगाई या मुद्रास्फीति की जो भी बातें आप न्यूज़ में सुनते हैं, यही होता है। एक अच्छा रेंज है 2 से 6%, ठीक है, 6% से ज़्यादा अगर मुद्रास्फीति है तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं भाई। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा था आपको, कि सरकार जो है, ठीक है, सरकार क्या करती है भाई, आपको महंगाई भत्ता देती है ना। महंगाई भत्ता देती है इसीलिए कि भाई अभी जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसीलिए अब आपकी जो है भाई सैलरी 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये इंक्रीमेंट की जा रही है। तो अब वो सरकार जो भी आपका इंक्रीमेंट करती है, कैसे इंक्रीमेंट कर देती है, कोई बिना सोचे समझे इंक्रीमेंट कर देती है, आपका 10,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा या आपका 20,000 हो जाएगा, ये कैसे इंक्रीमेंट होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले सरकार क्या करती है, पता करती है कि इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितना है, ठीक है ना। तो यहीं पे अगले बात हम लोग देखिए, समझ में आया ना कि ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा समझिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, हर साल आपकी सैलरी क्या करती जाती है, आपकी इनकम को इंक्रीज की जाती है, ठीक है, कहीं कहीं भी, यानी कि आपको क्या किया जाता है, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, महंगाई भत्ता, एक शब्द आप सुनते होंगे, महंगाई भत्ता आपको दी जाती है। महंगाई भत्ता दी जाती है, एक सर्टेन फिक्स रेंज होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कि सरकार की मन हुई तो आपको 10,000 दे दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, 5,000 कर दिया, कंपनी इंक्रीज कर दिया, ऐसे नहीं। आपने सुना 6ठा वेतन, 7वां वेतन, अब 8वां वेतन आने वाला, तो क्या होता है भाई, सरकार पहले स्टडी करती है कि कितनी महंगाई बढ़ी है, पहले कितनी थी, अभी कितनी है, पहले उस प्राइस में कितने वस्तुएं खरीदी जा रही थी, अभी कितनी नहीं खरीदी जा रही। अब समझिएगा, मैं अब आप आ रहा हूं इस टर्म में। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि 2000 में, 2000 की बात कर रहे हैं, देखिए बेस ईयर जो सरकार जो कंपैरिजन करते हैं हम उसी को लेकर चलते हैं। सरकार एक बेस ईयर अभी बना करके रखी है, बेस ईयर सरकार ने बना रखा है 2012, ठीक है, ठीक। और अभी क्या चल रहा है हमें बताइएगा, अभी जो करंट ईयर है, करंट ईयर क्या चल रहा है, 2025, ठीक है, 2025। सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है, सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है, टोटल इसमें वो सारे वस्तु, वो सारे प्रोडक्ट का लिस्ट होता है, यानी ये लिस्ट किसका है, प्रोडक्ट का लिस्ट है। वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके दिनचर्या के लिए, यानी कि नॉर्मल डेली रूटीन में आपको जो जो वस्तुएं चाहिए होती है, वो सारे वस्तुओं की क्या होती है, लिस्ट बनती है। तो टोटल ऐसे कितनी वस्तुएं होती है, 1124 वस्तुओं का लिस्ट बनाती है, ठीक है। अब आइए एक से पहले एक चीज और देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, दो प्रकार की इसकी प्राइस होती है, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि सीपीआई, ठीक है। इसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब समझिएगा क्या, देखिए होलसेल रेट आप सुने होंगे, होलसेल रेट मतलब कि कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की है वहां से अगर कोई खरीद रहा है उस वस्तु को, तो होलसेल रेट उसको कहते हैं, ठीक है। तो मान के चलते टमाटर का एक एग्जांपल ये है, जहां से टमाटर का प्रोडक्शन हुआ, वहां से जो प्राइस में खरीदा गया 10 रुपए केजी को खरीदा गया टमाटर, ठीक है, 10 रुपए केजी खरीदा गया है टमाटर, यानी कि टोमेटो को, टमाटर को खरीदा गया कितना गया, 10 रुपए केजी में। लेकिन जब तक ये मार्केट में आया, मार्केट में आने के बाद यानी ये मार्केट प्राइस हो जाता है, यानी मार्केट में जो हम और आप खरीद रहे थे, बहुत सारे इसमें टैक्सेस वगैरह रहते हैं भाई, रोड से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, टोल टैक्स, ये सारी चीजें जुड़ करके अब यही टमाटर आपको जो मिल रहा होता है 20 रुपए कर केजी में, है ना, ठीक है।
तो उसी प्रकार यहाँ पे जो सरकार ने 1124 वस्तुओं की जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ मैं अच्छे से लिख दूँ रहा हूँ भाई वस्तु, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, यानी वस्तु जो है आपका, या फिर यहाँ पे मैं लिखूँ ये जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट है भाई, इस प्रोडक्ट का क्या होगा भाई, प्राइस होगा, दो प्राइस होंगे भाई, एक आपका WPI होलसेल प्राइस होगा और एक आपका CPI होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो सरकार क्या करती है, अभी 2025 चल रहा है और 2012 से कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। 2012 में ये सारे जो 1124 जो वस्तुओं का जो लिस्ट बनाया गया, ये सारे 1124 वस्तुओं का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा। यानी कि जैसे आपको एक डेली लाइफ जीने के लिए खाने में आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, चाय के लिए चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ये नॉर्मली जो डेली रूटीन है, वो सारी वस्तुओं का क्या किया जाएगा, कंज्यूमर प्राइस लिया जाएगा, यानी कि होलसेल प्राइस नहीं लिया जाएगा। यानी कि मार्केट में जो प्राइस लग रहा है लोगों को पे करने में, सारे टैक्स को जोड़कर वो प्राइस को क्या किया जाता है, लिया जाता है और जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि वो सारे CPI 1124 वस्तुओं का लिया जाता है और देखा जाता है कि कितनी है। मान के चलते हुए 1124 वस्तुओं का जो प्राइस है वो है आपका 120 रुपए, ठीक है। और 2012 में जो वो यही 1124 जो वस्तुएं हैं, इसका जो CPI देखा, यानी कि उस समय 2012 में यही 1124 वस्तुएं जो मार्केट में मिल रही थी, वो टोटल 1124 वस्तुओं यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो कितना था, CPI जो था आपका 1124 वस्तुओं का, वो था आपका 100 रुपीज, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आज भी आपकी सैलरी 100 रुपीज ही होती, एक मैं एग्जाम्पल लिया 100 रुपीज ताकि चीजों को समझा सकूं, ठीक है। तो भाई आप 20 रुपए अभी अगर, यानी कि यहाँ पे समझिए, यानी कि 1124 रुपए में आप कितना वस्तु खरीद पा रहे हैं, 1,100 रुपए में 2012 में आप कितना वस्तु खरीद पा रहे हैं, 1124 वस्तु। लेकिन आज भी अगर आपको 100 रुपए दिए जाए तो क्या आप 1124 वस्तु खरीद पाएंगे जो दैनिक जीवन के लिए आपको चाहिए? नहीं। तो अब कितना प्राइस बढ़ गया है, तो ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए से आपका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपए बढ़ गया। यानी कितना इंक्रीज हुआ प्राइस, 20 रुपए इंक्रीज हुआ, कितने में हुआ है, 100 में इंक्रीज हुआ है भाई। मैथ तो आपका पढ़ा होगा भाई इन परसेंटेज, 100% में, यानी कि 20% आपका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो सरकार क्या करेगी, आपकी जो महंगाई भत्ता है, ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से आपका सैलरी इंक्रीज होता है। आपकी जो महंगाई भत्ता आपको दी जाएगी, वो आपको दी जाएगी 20%। यानी अब जो आपको सैलरी मिलेगी भाई, वो सैलरी अब 100 रुपए नहीं मिल करके अब आपको मिलेगी 120 रुपए। तो हो गए आप खुश कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गया। बट आप खुश मत होइए, आपकी सैलरी तो बढ़ गई है भाई, लेकिन वस्तु का प्राइस भी बढ़ जाने के कारण वही 100 रुपए में जो आप 1024 वस्तुएं खरीद पा रहे थे ना, आज भी आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी आप 1124 वस्तुएं ही खरीद पा रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि जब आप 2012 में जॉब कर रहे थे तो आपकी जो सैलरी थी 25K, और आज 2025 में जो आप अपनी सैलरी देख पा रहे हैं 60K, तो 25K में आप जितना वस्तु खरीद पा रहे थे, आज भी आप 60K में उतना ही खरीद पा रहे हैं, ठीक है, उतना ही प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। इसलिए इतनी खुशी होने वाली बातें नहीं है भाई। यहाँ बात यह है कि यहाँ पे महंगाई भी बढ़ती जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन का यहाँ पे इफेक्ट है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। सैलरी कैसे इंक्रीज हो रही है, तो कितना महंगाई बढ़ा है, यानी इन्फ्लेशन रेट निकाला गया है। जितना इन्फ्लेशन रेट आया, जैसे आपने यहाँ देखा 20% है भाई महंगाई, तो आपको महंगाई भत्ता उतना ही देकर आपका इंक्रीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब इससे सरकार को फायदा क्या होगा, देखिए पहले आपका 25,000 सैलरी था और सरकार ने कहा कि भाई आप अगर 1,00,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो ही आपका टैक्स लगेगा। 25,000 में आपको टैक्स लग रहा नहीं, मैं देखिए एक रफ ले रहा हूँ एग्जांपल, 1,00,000 तो होता भी नहीं ऐसा कि आपको टैक्स लगेगा। मैं आपको एक रफ डाटा लिया हूँ, या मान के चलिए 25,000 आपकी सैलरी है, तो 12 महीने की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, 12 महीने में अगर 25,000 की कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 12 25 60 का 6, 12 दूनी 24 6, यानी कि 3,00,000 रुपए है, ठीक है। आपकी ईयरली इनकम कितनी हो गई, 3,00,000। आपकी ईयरली इनकम कितनी हो गई, 3,00,000। लेकिन अब आपको 60,000 मिल रहा है, यानी 12 गुना 60, यानी कि आपको कितना हो गया, 7,20,000 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, 7,20,000 रुपए अब आपकी सैलरी है, ठीक। देखिए अब जो सरकार टैक्स ले रही है वो 5,00,000 अगर आपकी ईयरली इनकम है तो आपको क्या किया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। तो जो आपका सैलरी था पहले 25,000, तो आप तो भाई टैक्स से फ्री थे, आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था। और इधर आप क्या हो गया, महंगाई बढ़ने के कारण आपकी सैलरी तो बढ़ गई भाई,
हालांकि आप कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि वस्तुएं खरीद पा रहे हो, वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गई है, साथ के साथ अब आपको टैक्स के स्लैब में भी आप इंक्लूड होकर अब आपको टैक्स में भी देना होगा पैसा, सरकार को टैक्स भी भरना पड़ेगा, समझे। तो ये इकोनॉमिक्स है, हल्का हल्का क्या करेगी सरकार, इंजेक्शन लगा लगा करके पैसे को निकालती है भाई हमारे से। ये बात याद रखना, आपको समझ में आया ये चीजें। चलिए, मतलब धीरे धीरे चीजें समझते चलेंगे, नोट्स में अब आएंगे हम लोग तो और भी चीज आपको क्लियर होते चलेगा। देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि मुद्रास्फीति के माप, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि जो महंगाई हुई है, कितनी महंगाई हुई है, मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 तरीके हैं भाई आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये IIP जो लिखा गया है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका मतलब क्या समझिए। IIP का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इसमें 8 मुख्य उद्योग, 8 बड़े बड़े उद्योग को लिया जाता है और उनके महंगाई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 8 कौन कौन से उद्योग है, ये उद्योग का नाम याद होना चाहिए। कोयला हो गया इंडस्ट्री, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 ऐसे बड़े उद्योग हैं। इन बड़े जो इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो प्रोडक्शन पहले होता था और आज जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, और जो पहले कॉस्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था, कितना कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहां से एक महंगाई का हम डाटा निकालते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं IIP। इसके अंदर कितने इंडस्ट्री है, ये सब सवाल है। 8 इंडस्ट्री पूछेगा, इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन दे देगा आपको, कोई भी गैस कोई नाम दे देगा। तो भाई गैस ऐसी कोई इंडस्ट्री ली नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 8 के 8 इंडस्ट्री याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा ये जो यहाँ पे 8 इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, 8 उद्योग के जो उत्पादन के जो सूचकांक निकालेगी कितनी है इंडेक्स, ये कौन कैलकुलेशन करती है, तो NSO करती है। NSO का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ये करती है भाई। इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हर महीने इसकी कैलकुलेशन होती है और यहाँ पे जो बेस ईयर माना गया, यानी कि आज 2025 में क्या प्रोडक्शन हुआ मार्च महीने में, ठीक है, और इसका कंपैरिजन किया जाएगा कि 2011-12 में क्या इसका कॉस्ट था। अब उसके अकॉर्डिंग जितना महंगाई बढ़ा है वही फिर क्या किया जाएगा, सैलरी में इंक्रीमेंट में आपको डाटा दिया जाता है। बेस ईयर यहाँ पे आधार वर्ष क्या है, 2011-12। तो देखिए पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, जो IIP है इसका बेस ईयर क्या है, कैलकुलेशन इसकी गणना कौन करती है, NSO, हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली। इसका बेस ईयर 2011-12 में कितने बड़े उद्योग है, 8 बड़े उद्योग है। कौन कौन से वो मैंने बता दिए, क्लियर है भाई। चलिए अब ये क्या पढ़ रहे हैं IIP, ये हम ये जान रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल से जो भी चीजें उत्पादन हो रही है, 8 मुख्य बड़े बड़े उद्योग से जो वस्तुएं बन रही है उसकी अभी कॉस्ट 2011-12 से कंपैरिजन करके महंगाई को कैलकुलेशन करते। भाई हम महंगाई का कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहे हैं ताकि आपकी सैलरी बढ़े। भाई आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, सरकार अगर आपको नहीं देगी पैसे, तो फिर आप कैसे कोई वस्तु को खरीदेंगे, जीवन यापन करेंगे। अगला आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। इसमें आपके सारे वस्तुओं को लिया जाता है, केवल वस्तु को लिया जाता है, याद रखेगा, सर्विसेज इसमें नहीं ली जाती। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और इसका जो कैलकुलेशन, सारे वस्तुओं का क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। प्राइस यानी होलसेल रेट क्या है भाई, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अगर कोई वुड है, लकड़ी बना है, प्रोडक्ट बना है, खाने का कोई भी एक सामान है, टमाटर है, आलू है, तो उसका होलसेल रेट क्या है वो निकाला जाता है। आज 2025 में उसका प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा कि आज होलसेल प्राइस क्या है उसका, और कंपैरिजन किया जाता है 2011-12 से। और इसका कैलकुलेशन कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सब पूछेगा कौन कैलकुलेशन करता है, बेस ईयर क्या है, और WPI में क्या रखा जाता है, सर्विसेज नहीं रखा जाता, सेवाएं नहीं रहती, केवल गुड्स होते हैं। और कैलकुलेशन इसका वीकली भी होता है और मंथली बेसिस पे भी होता है, साप्ताहिक और मासिक आधार पे होता है। और उसके बाद फिर महंगाई भत्ता या फिर जो भी इन्फ्लेशन रेट आपका RBI या सरकार बताती है। अगला जो है CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर जो मार्केट से जिस प्राइस में खरीद रहा होता है, इसमें आपका गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, ठीक है। यानी आप जो मार्केट से जो गुड्स खरीद रहे हैं या मार्केट में आपको जो भी सर्विसेज मिल रही है उसकी क्या प्राइस है आज 2025 में, और बेस ईयर 2012 से इसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन कौन करता है, NSO करता है, मंथली बेसिस पे होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अभी जो वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में जो भी इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर जो निकाली जाती है किस आधार पे, तो याद रखिएगा इसी आधार पे CPI,
ठीक है, किसके आधार पे? सीपीआई। और सीपीआई के भी बहुत सारे टाइप हैं। सीपीआई में भी याद रखिएगा एक टर्म कंबाइंड, हालांकि ये सब आपके सीजीएल, दरोगा, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब पीएससी बीपीएससी में मैं लूंगा इसके बीच इसके लिए क्लासेस। सीपीआई के 4 टाइप्स में बांटूंगा, इस नोट्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर चलिए, आपको समझ में आया। आपने देखा भाई इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए 3 आपके पास तरीके हैं। एक आप आईआईपी देखा आपने, यानी कि 8 बड़े उद्योगों से उत्पादन की जो भी प्राइस है आज, और इसका बेस या 2011-12 से कंपैरिजन किया। इनका कैलकुलेशन एनएसओ करती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स में सारे वस्तुओं का आपने प्राइस निकाला, कहाँ निकाला, किसने निकाला और कैसे निकालते, ये सारी देखें। लेकिन फाइनली अभी जो महंगाई दर निकाली जाती है, जो इन्फ्लेशन रेट जो निकाली जाती है, किस आधार पर निकाली जाती है? तो मैंने क्या बताया, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टिक करेंगे भाई ऑप्शन में। अगर सीपीआई नहीं होगा, सीपीआई के साथ मैंने क्या बताया है, याद रखिएगा, सीपीआई के साथ आपका होगा कंबाइंड, ठीक है ना, सीपीआई के साथ कंबाइंड होगा, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया? सीपीआई के साथ आपका कंबाइंड, ये टिक करके आ जाएंगे। सीपीआई में आपका गुड्स और सर्विसेज सब कुछ आता है। 2012 इसका बेस ईयर होता है, मंथली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ के बारे में मैंने बता दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हेडक्वार्टर दिल्ली में है भाई, ये रहा आपका। चलिए, यहां तक समझ में आ गया कि हम महंगाई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सीपीआई के आधार पे, सीपीआई में भी कंबाइंड के आधार पे। अब देखिए महंगाई के कारण क्या क्या चीजें आएगी, यहां से क्वेश्चन बनता है पहले, ठीक है ना। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, इसको पे आपको समझना होगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे भाई, नहीं बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं बनेगा इसके सवाल। देखिए, काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के क्या कारण है, यानी जो इन्फ्लेशन, देश में जो महंगाई आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला ये कि डिमांड और सप्लाई का बीच जो बैलेंस है वो अगर बिगड़ जाए, जैसे कि हाई डिमांड हो जाए, जैसे कि अगर कोई भी, अगर आपका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि अचानक से डिमांड बढ़ जाए किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसकी सप्लाई भाई होगी ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, मार्केट में उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, यानी वस्तु की अधिक मांग हो और वस्तु की कम पूर्ति हो। मांग एवं पूर्ति में क्या हो जाना चाहिए, असंतुलन के कारण मुद्रास्फीति होती है। तो पहला रीजन ये है भाई कि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम होने लगे। जैसे एक एक एग्जांपल लीजिए, देखिए अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से समझिए। जैसे कि अचानक से टमाटर का डिमांड बढ़ जाए, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, इसके डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और उतनी सप्लाई हो नहीं रही है, सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिक टमाटर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये भी इन्फ्लेशन का कारण। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी एक वस्तु का प्राइस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन नहीं आता। यहां मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इन्फ्लेशन के पीछे का एक रीजन है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मार्केट के बीच में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका डिमांड एंड आपका जो है सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई का अगर चेन बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा डिमांड अगर आपका होने लगे और सप्लाई कम हो जाए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कोई एक वस्तु का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाने से इन्फ्लेशन नहीं आती है। रातों रात आपका कोई ऐसा न्यूज आ जाए कि सॉल्ट भाई जो है अब भारत में इसका ये शॉर्टेज हो जाएगा, तो लोग क्या करने लगते हैं, अचानक खरीदने लगते हैं। तो वही सॉल्ट जो 40 रुपए में बिक रहा था वही 400 रुपए में बिकने लगने लगते। इसका मतलब ये नहीं कि देश में महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, वो एक फॉल्ट न्यूज हो सकता है या भ्रामक ऐसी स्थितियां बनाने के लिए चीजें होती है। तो कोई एक वस्तु का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होता, ये भी मैं आपको समझाना है। तो पहला आपको रीजन समझ में आया क्या, कि डिमांड एंड सप्लाई अगर यहाँ पे ब्रेक कर जाए, बैलेंसिंग टूट जाए, डिमांड अधिक सप्लाई कम, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है। दूसरा रीजन क्या है आपका, अगर लोगों के पास बहुत अधिक पैसा आने लग जाए, यानी कि लोगों के पास बहुत अधिक पैसा आने का मतलब ये है कि आपकी सैलरी, जितनी महंगाई बढ़ी नहीं उससे ज्यादा आपको सैलरी मिलने लगे। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई ग्रुप डी जॉब ज्वाइन किए हैं और आपका सैलरी देने लगे सरकार 1 लाख रुपए, अगर आप ग्रुप बी में तो आपकी सैलरी 5 लाख देने लगे, और उस लेवल पे देश में महंगाई है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा, एक इन्फ्लेशन पैदा करेगा। अब आप क्या करेंगे भाई, मार्केट में आप उत्पाद मचाएंगे, जो वस्तुएं आपको नहीं खरीदने वो भी खरीदने लगेंगे, आपकी आवश्यक की चीजें हैं या नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग के पास पैसे नहीं होंगे और उसके लिए वो आवश्यक चीजें होंगी, तो उससे क्या होगा भाई, वो लोग नहीं खरीद पाएंगे, और आपके पास पैसे अधिक होने के कारण आप खरीद रहे हैं, उत्पाद मार्केट में मचाए हुए हैं, जिसके कारण भाई मार्केट में जो सेलर है वो भी प्राइस बढ़ाया जा रहा है। आप देख लिया है भाई, बोनस आ गया है ना, बोनस का एग्जांपल लेके चलिए। अब बोनस आने के बाद आप उत्पाद मचाने लगते हैं, वही 1500 का जीन्स, वही 1000 रुपए का जीन्स जो आपको 3000 में मिल रहा है, तो भी आप खरीद रहे होते। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे अभी उतने नहीं है, उनके लिए तो भाई इन्फ्लेशन का काम हो गया ना यहाँ पे।
और आप 3,000 दे करके एक जीन्स ले रहे थे, यही 3,000 में आपके 2 जीन्स आ जाते हैं। तो देखिए मनी वैल्यू डिक्रीज कर गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो हाई मनी सप्लाई भी क्या होगी, लोगों के पास अधिक आने लगे मुद्रा, तो ये भी इन्फ्लेशन को ले आता है। दूसरा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कम ब्याज दर, यानी कि इससे क्या होगा, जैसे कम ब्याज दर, मान लेते हैं कि आपने लोन लिया, ठीक है, सरकार से, आपका जो लोन है 7% इंटरेस्ट में, ठीक है, अब ये कर दिया 7% नहीं 10% लेते हैं, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लोन लिए भाई, ठीक है, और आपको इसके बदले 10% इंटरेस्ट, अब सरकार क्या कर दी भाई, घटा दिए 2% ही आपको भाई इंटरेस्ट लेंगे आप लोन। अब क्या करेंगे आप, लोन धनाधन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिए भाई, इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिया, तो इसके कारण क्या, आपने लोन लेने लग गए, लोगों के पास पैसे आने लगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, है ना, तरलता बढ़ गई, फिर आप उत्पाद मचाने लगे, तो भाई मार्केट में पैसा जैसे आएगा, प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिक वस्तु की, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की इंक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन आ गया। चलिए, जिस अनुपात से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अगर उस अनुपात में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा, तो इसके कारण भी मुद्रास्फीति होगा। मतलब देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अभी आप क्या देख रहे हैं भाई, देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, लेकिन जो जो आप बात की जाए, जो भूमि है, जो जमीन है, क्या वो आपका इंक्रीज हो रहा, वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा भाई। तो जो किसान हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं भाई, वो उनका भी एक लिमिटेशन है। अब इतने हाई बोला जा रहा ना, जब हमें अपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा, इंडिया को भी एक समय पे, बहुत अधिक जनसंख्या होना भी सही नहीं है, हर लोगों को फिर सरकार जॉब नहीं दे पा रही होगी, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी भारत, फिर हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। तो भाई देखिए लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि जो जमीन है वो तो बढ़ नहीं रही है, कृषि कितना उत्पादन करेगा, कितने देर वो काम कर सकता है 24 घंटे में, तो अगर उतना उत्पादन अगर नहीं होगा, लोगों की संख्या अधिक हो गई, तो भाई अब क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टेज हो गया, यानी कि चावल की शॉर्टेज हो गई, तब वो चावल क्या होगा भाई, अधिक दाम में बिकना शुरू हो जाएगा ना, तो ये भी इन्फ्लेशन का एक रीजन बन गया। लो टैक्स, अगर सरकार जो पहले कहा सरकार ने अभी कि 12 लाख से ऊपर अगर आपकी ईयरली इनकम है, तो आपसे क्या किया जाएगा, टैक्स स्लैब में आप आएंगे, आपसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब सरकार ये बोल रही है कि अब आपका 20 लाख तक कर दिया, यानी आप 20 लाख तक कमा रहे हैं तो भी आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, 20 लाख से ऊपर अगर कमाइएगा तो टैक्स। तो भाई आपका अब क्या आ गया, आपके पास पैसा आने लग गया अधिक, बचने लग गया आपके पास अधिक, अगर आपके पास पैसा अधिक बचने लग गया, तो अब आप मार्केट में जाके क्या करने लगेंगे, वही पैसा को उड़ाने लगेंगे, यानी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, तो फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, समझे। नेक्स्ट, अगर सरकार अपनी सार्वजनिक खर्च में वृद्धि कर दे, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि जैसे क्या कर दे कि जो हाई पेंशन देने लगे, बहुत अधिक पेंशन देना स्टार्ट कर दे सरकार, हर जगह हर लोगों को, यानी कोई भी रीजन वस है तो आपको पेंशन मिलेगा, और पेंशन के भी जो रेट है वो भी बहुत कर दे, सैलरी बहुत अधिक बढ़ाने लग जाए, ये सब भी क्या हो गया भाई, मार्केट में तरलता को बढ़ा देगी, लिक्विडिटी को बढ़ा देगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाई वेजेस हो जाए, यानी कि जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी मजदूरी अधिक हो जाए, तो भाई मजदूरी अधिक होने यानी उनका सैलरी एक तरह से अधिक होना, सैलरी अधिक हो जाना भाई, मतलब जितनी महंगाई नहीं हो सकती, अब जैसे कि एक मजदूरी का अभी जो लेबर कॉस्ट है 400 या 500, अब इनका डिमांड हो जाएगा 1500 रुपए पर डे होगा, तो भाई इतनी तो महंगाई है नहीं, जितना आपने अपना वेजेस बढ़ा दिया है, सैलरी बढ़ा दिया, तो इसके कारण क्या हो, आपके पास पैसा अधिक आने लग गया भाई, पैसा अधिक आने लग गया आप, तो आप क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, आप मार्केट में जाके उसको भाई खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा वस्तु का, तो ये भी इन्फ्लेशन का एक रीजन हो गया। नेक्स्ट, अगर जो रॉ मटेरियल है, यानी जो कच्चे माल जो है उसकी कीमत बढ़ जाए, अब कोई भी कच्चा माल है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई बेड बनाना, बेड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, अब शीशम की लकड़ी का प्राइस अचानक से, कच्चे माल की प्राइस अगर अधिक हो जाए, देखिए ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, जितने मैंने पॉइंट है ना एक जगह मैंने रख दिए हैं, इन्फ्लेशन के सारे रीजन आपको डाल दे जाएंगे स्टेटमेंट में, हल्ला हवा नहीं लगेगा भाई, हल्ला करते रह जाएंगे, तो मैंने एक जगह रख दिए हैं, किताबें पढ़ते रहेंगे समझ नहीं आएगा कि कैसे इसका रिलेशन, तो मैं इन चीजों को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अब वो लकड़ी का प्राइस अधिक हो गया, तो सिंपल सी बात है, जब उस लकड़ी का जो बेड बनेगा, जो 40,000 कॉस्ट था, अब उसी का कॉस्ट क्या कर दिया जाएगा, 80,000 70,000, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस अधिक बन गया, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है। ब्लैक मनी इंक्रीज, काला धन बढ़ गया। देखिए काला धन का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए। ब्लैक मनी मतलब ये कि वो मनी जो सरकार से छुपा करके आप अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप सरकार को बता नहीं रहे हैं कि आपकी इतनी अर्निंग है, और इस अर्निंग के कारण आप क्या कर रहे हैं भाई, बहुत अधिक कमा तो ले रहे हैं आप, लेकिन आप उसका टैक्स दे नहीं रहे सरकार को। अगर आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं दे रहे मतलब क्या, अगर आपका अर्निंग 3 लाख की है तो भाई आप टैक्स क्यों देंगे, लेकिन आप कमा रहे हैं और उसको छुपा ले रहे हैं सरकार से, यानी ये कि आप 50 लाख रुपए ईयरली कमा ले रहे हैं
और सरकार को बता भी नहीं रहे हैं, यानी सरकार को आप टैक्स नहीं दे रहे, तो अब ये पैसा सरकार को आप बताएं नहीं, तो सरकार ये पैसा क्या करेगी, आपसे टैक्स ले नहीं पाई, तो आपके पास ही रह गई। सरकार तो टैक्स लेकर गई ना आपसे या हमारे पास, हमारे से या मार्केट से पैसा को कम करती है, तो ये पैसा आपके पास आ जाएगा, काला धन बढ़ जाएगा, तो भाई इन्फ्लेशन ये भी एक रीजन बन जाएगा। समझ में आया? चलिए यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए जो आपकी जो मुद्रास्फीति है इसके भी कई सारे प्रकार है, यानी वृद्धि के अनुसार। जैसे वृद्धि के मतलब कि 6% मैंने बताया कि अच्छा आपका एक इन्फ्लेशन रेट माना जाता है देश के लिए। तो चलिए 5 प्रकार के इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रेंगने वाला मुद्रास्फीति, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कि अगर किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट 0 से 3% है तो इतना भी मिनिमम सही नहीं होता, हालांकि 2% तक ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट 0 से 3% है तो उसे क्या कहेंगे, रेंगने वाला मुद्रास्फीति, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, लो इन्फ्लेशन रेट। अगर किसी देश में जो इन्फ्लेशन रेट है 3 से 10% है, जैसे कि हमारे देश में भाई, ठीक है, उसे कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती मुद्रास्फीति, नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट। अगर डबल डिजिट क्रॉस कर जाए 10 के बाद 11%, 12, 10%, 20% तक अगर है किसी देश की, यही सिचुएशन हाई इन्फ्लेशन रेट कहलाती है, जो पाकिस्तान में भी बनी हुई है। रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती मुद्रास्फीति कहेंगे इसको। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, कूदती मुद्रास्फीति, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 20 से 100% है भाई, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट चला गया है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया समझ रहे हैं, 100% हो गया। या हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अति मुद्रास्फीति, यानी 100% से भी ऊपर चला गया है भाई इन्फ्लेशन रेट। अनकंट्रोल इन्फ्लेशन रेट मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे खास करके वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी बहुत यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस बहुत अधिक हो गई है, यानी यहाँ पे पैसा का कोई वैल्यू रहा नहीं भाई, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 kg आलू खरीद रहे हैं, ठीक है ना, 1 kg आलू खरीद रहे हैं 10,000 रुपए आप दे करके, यहाँ पे ये केस हो जाता है, ठीक है। ये जो हो गया 20 से 100% भाई, ये सब जर्मनी जैसे देश में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि लोग क्या करने लग गए भाई, आलू चोरी करना स्टार्ट कर दिए थे पैसे के बदले, क्योंकि वस्तु की वैल्यू बढ़ गई थी वहां पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब मुद्रास्फीति आ गई तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके इफेक्ट से क्वेश्चन बनेगा, मतलब किसको फायदा होगा इन्फ्लेशन में। जैसे कि कोई कर्ज ले रहा है तो उसको वो फायदा हो रहा होगा या फिर उसको लॉस होगा, कर्ज देने वाले को फायदा होगा, जो सैलरी में काम कर रहे हो उनको, ये सब क्वेश्चन आपका बनता। तो चलिए इसको भी हम लोग सीखते हैं कैसे समझते हैं इसको। देखिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है इसको समझिएगा भाई, ठीक है। फोकस स्टडी में तभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हर एक कोर्स में इसी लेवल पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है, शिद्दत वे में, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड जीके में पूरा पार्ट में ही ले रहा हूँ, साइंस में ही ले रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्मण सर मैथ है, गांधी सर आपके ले रहे हैं भाई झारखंड जी के शानदार वे में। देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कर्ज देने वाले व्यक्ति है उसको नुकसान होगा। कैसे होगा ये भी हम समझाएंगे, पहले समझिए। देखिए कर्ज देने वाला जो व्यक्ति है उसको नुकसान होगा और जो कर्ज लेने वाला जो व्यक्ति है उसको फायदा होगा। कैसे, इसको समझिएगा। देखिए मान के चलते हैं, जैसे पहले यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये एक व्यक्ति है कर्ज देने वाला, ठीक है, ये है आपका कर्ज, समझिएगा क्योंकि रटने से अच्छा है समझ लेना है। कर्ज देने वाला है, क्यों इसको नुकसान है और क्यों कर्ज लेने वाला को फायदा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कर्ज ये लेने वाला भाई, ठीक है, ये कर्ज क्या होगा, लेने वाला है, ये कर्ज लेने वाला, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया भाई, कर्ज देने वाला हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, डेबिटर हो गया, ठीक है, और जो लेने वाला वो क्रेडिटर या लेंडर हो गया, ठीक है। ये लेने वाला यानी कि क्रेडिटर हो गया, इंग्लिश में लिख दिया हूँ यार, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिटर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए कर्ज दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए क्या किया, कर्ज दिया। किसको दिया भाई, इसको दिया हुआ 1 लाख रुपए कर्ज, ठीक। अब भाई कर्ज दिया होगा तो कुछ तो इंटरेस्ट लेगा ही ना, सिंपल सी बात है, लेगा ही भाई। 1 लाख रुपए कर्ज इसने दिया, 1 लाख जो इसको कर्ज दिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे, तो यहाँ पे जो इसने इंटरेस्ट लगाया था 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और जब ये कर्ज दिया था इस समय जो इन्फ्लेशन थी, ठीक है ना, इस समय जो इन्फ्लेशन रेट जो थी वो थी आपकी 4%, ठीक है। और अब क्या हुआ, कर्ज देने के बाद जो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया भाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, यानी इन्फ्लेशन आ गया, यानी महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन रेट आ गया आपका 6%, ठीक, 6%। तो अब समझिएगा 1 लाख रुपए भाई ये कर्ज ले लिया है, ठीक है।
अब 1 लाख तो इसको चुकाना ही है, साथ के साथ इंटरेस्ट भी देना है, तो ये क्या करेगा 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये 10% क्या करेगा इंटरेस्ट देगा। ठीक है, 10% ये इंटरेस्ट तो क्या कर रहा है, इसको दे तो रहा है, लेकिन इसको फायदा कितना हो रहा है ये बताइए। अभी इन्फ्लेशन कितना हो गया 6% हो गया, यानी कि 6% तो भाई महंगा, यानी वही वाला समझिए कि 100 रुपए में आप 1124 वस्तु खरीद रहे थे और आपका पैसा बढ़ गया है 120 रुपया हो गया, तब भी आप 1124 वस्तु ही करें। उसी प्रकार अब 6% महंगाई बढ़ गई है भाई, तो 6% आपका निकल जाएगा, माइनस करिए तो आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है कितना 4% ही आ रहा है। यानी ये व्यक्ति इंटरेस्ट कितना दे रहा है 4% दे रहा। ले लिया था कितना इंटरेस्ट पे 10% पे, तो बताइए इसको क्या हुआ, इसको नुकसान हुआ नहीं, कर्ज देने वाला को हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या हुआ फायदा हुआ। नहीं समझे, फिर से समझिएगा, 2 एग्जाम्पल से समझाएंगे, देखिएगा। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है आपका बी। ठीक है, ये है भाई कर्ज देने वाला। ठीक है, ये क्या है आपका कर्ज देने वाला, यानी ये आपका कर्ज देने वाला भाई। 1 मिनट, ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, ए ने क्या किया बी को उधार दिया। ठीक है, ए ने क्या किया है बी को उधार दिया, समझिएगा, ए ने क्या किया है बी को उधार दिया, कितने परसेंट पे 10% के इंटरेस्ट रेट पे। अब इन्फ्लेशन देश में आ जाने के कारण, महंगाई आ जाने के कारण इन्फ्लेशन कितना आ गया आपका, इन्फ्लेशन जो आ गया है वो हो गया आपका 6%। ठीक है, कितना हो गया 6%। तो अब ये क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करेगा भाई, इसको चुकाएगा, इंटरेस्ट देगा, तो इन्फ्लेशन आने के कारण इसको देना है कितना 10% इंटरेस्ट देना है, और महंगाई कितना है भाई, इन्फ्लेशन 6% आ गया है, यानी ये इंटरेस्ट कितना दे रहा है 4% ये इंटरेस्ट दे रहा। ठीक है, ये दे रहा है, ये क्या किया था उधार लिया था। ठीक है, ये क्या किया था उधार लिया है, और इसने क्या किया है उधार दिया है, समझिए अच्छे से। ठीक है, अब इसको मिलना था कितना 10% मिलना था। अब पहले उस समय इन्फ्लेशन कितनी थी 4% इन्फ्लेशन थी, तो इसके पास जो पैसा आता 6% पैसा आता। लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई भाई 6% हो गई, यानी 2% बढ़ गई है, यानी कि 6% महंगाई आ गया, तो अब इसके पास पैसा आ रहा है कितना 4% आ रहा। जो पहले आना था इसको 6%, अब आ रहा है कितना 4%, तो नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए जब इन्फ्लेशन आता है ना तो उस समय कर्ज नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के समय जो कर्ज देने वाला व्यक्ति होता है उसको नुकसान होता है और कर्ज लेने वाले को फायदा। देखिए ये अगर इसका कैलकुलेशन करिए 10% ये इंटरेस्ट देता और महंगाई उस समय 4% था, तो इसको 6% देना पड़ता इंटरेस्ट। समझिए, आपको इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ रहा है भाई, 6% आपका लगता है इंटरेस्ट, यानी 1 लाख पे आपका 6% इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अब आपको लग रहा है कितना महंगाई के कारण 4% ही लग रहा। समझे कि नहीं समझे ये बताइए। इसलिए इन्फ्लेशन के समय क्या होगा, जो कर्ज देने वाला उसको नुकसान है और कर्ज लेने वाले को फायदा। एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, एक ये व्यक्ति है, इसने बी को क्या किया है भाई 1 लाख रुपए दिया। ठीक है, 1 लाख रुपए दिया। अब इस बी व्यक्ति ने क्या किया 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा, ठीक है ना, 6 कट्ठा क्या कर लिया जमीन खरीद लिया इसने इस 1 लाख रुपए में। ठीक है, अभी मान के चलते हैं इन्फ्लेशन जो भी होगा, मान के चलते 3% था। ठीक है, इन्फ्लेशन 3% था, तो इसने इस 1 लाख रुपए में, इन्फ्लेशन 3% है तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, तो वस्तु की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए इसने 1 लाख रुपए में क्या किया जमीन कितना खरीद लिया 6 कट्ठा खरीद लिया। देखिए एक 6 कट्ठा तो होगा, मतलब एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो 1 लाख इसने उधार लिया भाई, और इसने 6 कट्ठा क्या किया इसके बदले जमीन खरीद लिया। सिंपल सी बात है भाई, इसने 1 लाख अगर दिया तो कुछ इंटरेस्ट में दिया है, मान के चलते कुछ सर्टेन इंटरेस्ट दिया है, अब इसको जो चुकाना पड़ता है इस 1 लाख के बदले इसको 2 लाख रुपए चुकाना था। ठीक है, इंटरेस्ट के सहित इसको 2 लाख रुपए क्या था देना था इस ए व्यक्ति को। तो अब जब देने की बारी आई अगले साल, तो यहां पे हुआ क्या, इन्फ्लेशन भारत में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन कितना आ गया 6% आ गया, 6% आ गया। तो महंगाई आ जाने यानी इन्फ्लेशन आ जाने के कारण क्या होगा, प्राइस क्या होगी भाई वस्तु की इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये जमीन की जो प्राइस इसने 1 लाख में खरीदी है, अगले साल यही प्राइस इसकी जो बढ़ गई कितनी हो गई है 5 लाख रुपए। यानी ये 1 कट्ठे का प्राइस, चलिए 5 लाख नहीं, इतना भी नहीं बढ़ेगा 1 कट्ठे का प्राइस, मान के चलते हैं कि अगर 1 लाख रुपए इसने 6 कट्ठा खरीदा है, तो ये टोटल 6 कट्ठा का प्राइस जो अब पर कट्ठा 2 लाख हो गया, तो यानी कि चलिए ये पूरे जमीन का जो प्राइस है ना बढ़ करके हो गया 12 लाख रुपए। यानी अगर ये 6 कट्ठा के बेचता है, अगर ये अगले साल ये व्यक्ति बी व्यक्ति जो है इस जमीन को बेचता है, तो इसको कितना मिल रहा है 12 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक, और इसको चुकाना कितना 2 लाख रुपए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करेगा ना, इस 1 कट्ठा को क्या करेगा बेच देगा।
ठीक है। इस एक कट्ठा को बेच देगा तो इसको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। तो इस एक कट्ठा जमीन से ये 2 लाख रुपए इसका कर्ज भी चुका दिया और इसके पास कितना रह गया, 5 कट्ठा जमीन में रह गया। तो क्या हुआ, ये कर्ज लेने वाले को फायदा हुआ कि नहीं, उधार भी चुका दिया, जमीन भी ले लिया। इसको क्या हुआ भाई, लॉस ही हुआ। लॉस कैसे हुआ तो समझिए, इन्फ्लेशन 3% जो था 3%, उसमें अगर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से दिया था तो 3% को 7% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अब इन्फ्लेशन 6 पहुंच गया, यानी कि अब इसको कितना मिलेगा, मात्र 4% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 लाख, और वैसे 3 लाख उसको मिलता। तो लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने से देखिए इसको कितना फायदा हो गया, उधार लेने वाला को। होप तो अब आप समझ गए होंगे भाई। चलिए, इतना तो खैर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसमें पिछले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल ज़्यादा सूट करेगा आपको समझने में, ठीक है ना, जमीन वगैरह चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पहला प्रभाव आपने समझ लिया कि इन्फ्लेशन के कारण किसको फायदा है और किसको नुकसान है। तो आप समझ में आ गए कि जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है उसको तो फायदा होगा, ठीक है ना, और कर्ज देने वाले को क्या है भाई, देखिएगा यहाँ पे लिख दिया गया है, कर्ज देने वाले को क्या होगा, नुकसान होगा। कर्ज देने वाले को नुकसान होगा, कर्ज लेने वाले को फायदा होगा। अगला चलते, किसान को क्या होगा, फायदा होगा, फार्मल बेनिफिट। क्यों, सिंपल सी बात है, किसान क्या करेगा, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो जो वस्तुएं उत्पादन करेगा तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, वो अधिक कीमत में बेचेगा। जो आलू वो 10 रुपए केजी दे रहा था, अब वही आलू वो भाई 50 रुपए केजी बढ़ेगा। तो उत्पादन जो भी कंपनियां होगी, किसान हो गए, फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, ये सभी को क्या, प्रोडक्शन कंपनियां हैं, तो प्रोडक्शन कंपनियों को क्या होगा, फायदा होगा। दिमाग में रखिएगा बैठा के। नेक्स्ट देखिए आ गया प्रोड्यूसर सेलर, बेचने वाले को भी फायदा होगा। मार्केट में आप लेके बैठ जाइए, अब वही प्राइस में तो आप बेचेंगे नहीं भाई, इन्फ्लेशन महंगाई आने के कारण क्या कर दिए आप भाई, प्राइस को इंक्रीज कर दिए आपने। तो उत्पादक और जो विक्रेता उनको लाभदायक होगा, लेकिन खरीदने वाले यानी कि परचेजिंग पावर घट जाएगा। जो खरीदने वाले हैं, जो बायर है, उनको क्या होगा भाई, लॉस होगा। जो सैलरी है, जो पेंशनर है, यानी कि जो पैसा बचाने का काम जो करते हैं, उनके लिए क्या है, नुकसान या फायदा, इसको समझिए भाई। देखिए सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन आ गया है तो भाई महंगाई बढ़ गई है, तो आपके लिए क्या है, हानिकारक ही है। अब आपसे पैसा सेव कम कर पाएंगे, पेंशनर को पैसा जो मिल रहा है उसमें उसका ज्यादा खर्च हो जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाने के कारण। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के कारण रोजगार में वृद्धि होगी। कैसे, तो देखिए इन्फ्लेशन आने के कारण क्या होता है ना, रोजगार में वृद्धि हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन आया क्यों, क्योंकि भाई मार्केट में पैसा भी तो अधिक आया है, तब तो इन्फ्लेशन आया। तो पैसा अधिक आने के कारण लोग क्या करेंगे, कुछ अनावश्यक चीजों पे खर्च करने गए, जैसे कि जो कार्य मतलब कि खुद से कर सकते थे वो दूसरों से करवाएंगे। कुछ जो थोड़ी सी डिस्टेंस अगर वो पैदल ट्रेवल कर सकते थे या स्कूटी से जा सकते थे, उसके लिए अब वो क्या करेंगे, कुछ गाड़ी बुक करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक्स्ट्रा चीजें खर्च करेंगे। तो इससे क्या हुआ, रोजगार तो बढ़ गया ना, उनके लिए रोजगार में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट, अब एक चीज ये समझिएगा कि इन्फ्लेशन के समय देखिए आयात में कमी होगी और निर्यात क्या होगा, ज्यादा होगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इंपोर्ट जो होगा विल डिक्रीज एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। इसको वैसे ही समझिए, जमीन वाला जो एग्जांपल दिया, इसीलिए मैंने दिया भी था ताकि इसको मैं समझा सकूं। देखिए जब इन्फ्लेशन आया तो आपने क्या किया भाई, आप उधार देंगे, बेचेंगे, आयात करेंगे, नहीं करेंगे। आयात में क्या आएगी, कमी होगी। लेकिन निर्यात क्या होगा, ज्यादा, यानी आप लेंगे ज्यादा क्योंकि आपको फायदा होगा भाई। आप अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया तो आप लेना चाहेंगे उस समय, ताकि आपको क्या होंगे भाई, जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा वो कम देना पड़ रहा, समझिएगा, ठीक है। यानी कि आयात मतलब क्या हो गया भाई, आप क्या करेंगे, दूसरे देश से खरीदना कम कर देंगे। यानी इन्फ्लेशन जब आपके देश में है तो आप क्या करेंगे, आप खरीदना कम कर देंगे और क्या करेंगे भाई, बेचने की कोशिश ज्यादा आप करेंगे, निर्यात करना आप ज्यादा कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इंपोर्ट विल डिक्रीज एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन की वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति घटेगी। सिंपल सी बात है, हमारी खरीदने की शक्ति क्या होती है, घट जाती है। कंज्यूमर खरीदने वाले जो व्यक्ति, उनके लिए भाई हानिकारक है इन्फ्लेशन आना। डिपोजिटर और इन्वेस्टर क्या करेगा, इनके लिए भी हानिकारक है। यानी क्यों, देखिए इन्वेस्ट जो करते हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी का में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आप इसके बदले क्या किए, 10 शेयर खरीदे थे। लेकिन इन्फ्लेशन आने के कारण अब इसका प्राइस अधिक हो गया, तो अब आप इसी प्राइस में 5,000 में आप केवल 5 शेयर में ही खरीदे, तो आपके लिए लॉस है ना। तो जो भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या भी जो भी डिपोजिटर है, जो बैंक में पैसा रख रहे हैं, उनके लिए भी क्या भाई, नुकसान होगा, ठीक है। नोट यहाँ पे लिखा क्या गया, देखते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट जो होता है, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो होती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है, यानी महंगाई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या, किस पे काम करती है, वो किस आधार पे करती है, सीपीआई। मैंने पहले ही बताया था कि जो मेजरमेंट करती है महंगाई कितनी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कितना बढ़ाना है, टैक्स कितना इंक्रीज करना है, टैक्स कितना घटाना है, ये सीपीआई के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। बेस ईयर 12 है, 2012 है, एनएसओ कैलकुलेशन करती है। सीपीआई में भी सीपीआई कंबाइंड के बारे में मैंने बताया, ठीक है। यहां तक
देखिए यहाँ के बाद अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म डिफ्लेशन है, डिस इन्फ्लेशन है, आपका स्टैगफ्लेशन है, ये सब से क्वेश्चन आपका बनता है। स्क्यूफ्लेशन क्या है, इसके बाद श्रिंकफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, एंड देन लास्ट में इसका पूरा ग्राफ, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं ये बताइएगा। चलिए एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या हुआ, देखिए अभी $1 में कितना रुपए है समझिएगा भाई। $1 में 60 रुपए है, ठीक है। अगर जब भी यूट्यूब की बात करें, क्योंकि डॉलर से यूट्यूब भी याद आता है सबको, यूट्यूब से अर्निंग, तो मान के चलते हैं 2019 की बात करते हैं, तो $1 था, $1 में कितने रुपए थे, 60 रुपीज थी। ये इसका मतलब पहले समझ में आता है, इसको पहले समझिए। $1 यूएस का भाई क्या है, करेंसी है भाई, और रुपीज हमारा है करेंसी। इसका मतलब ये है कि 60 रुपए में अगर आप ऐसे समझिए कि 1 kg आप इंडिया में चीनी खरीद पा रहे हैं, तो वही 1 kg चीनी के लिए आपको अमेरिका में भी कितना देना पड़ रहा है, $1 देना पड़ रहा है, ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो ये इक्वालिटी हो गया। तो अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग $1 में था आपका 60 रुपीज। लेकिन अभी क्या आपका करंट अगर आप देखेंगे तो $1 में कितना हो गया होगा भाई, 80 प्लस है, मान के चलते 85 रुपीज हो गया था, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे इसका, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। $1 में 85 रुपीज, मतलब समझ रहे हैं क्या है, समझिए, अभी प्रैक्टिकली समझ में आएगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए खराब है भाई। देखिए ये क्या है, अभी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद, ठीक है। ये बोल सकते हैं इन्फ्लेशन आ जाना बहुत अधिक हो गया, अभी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है भाई। तो अब ये क्या हो गया है, $1 इक्वल टू 85 रुपया हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे जो $1 इक्वल टू 60 रुपया था, अब वह हो गया 85 रुपया, यानी पैसा का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, यानी रुपया का वैल्यू क्या हो गया, घट गया है, डिमांड, ठीक है। इसीलिए ये दूसरे देश के लिए लेकिन अच्छा है, अमेरिका के लिए अच्छा है। जैसे कैसे समझिएगा, जो आयात निर्यात वाला ना, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब अगर मान के चलते हैं कि अगर हम दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदते हैं, मान के चलते हैं कि कोई जमीन ही दूसरे देश से खरीदेंगे, ठीक है, मान ले इतना जमीन हमें खरीदना है, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस मान के चलते हैं 360 रुपीज है। तो 360 रुपीज, अगर इसके हिसाब से हमें कितना डॉलर देना पड़ता भाई, $6 देना पड़ता, ठीक है, ठीक है। कितना डॉलर देना पड़ता हमें, $6 हमें देना पड़ता, $6 देना पड़ता, यानी हम कितना देते, 360 रुपए देते हैं, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, ऐसे नहीं, ऐसे समझिएगा भाई। देखिए ये अभी आपको इतना समझ में आया कि जो अभी इन्फ्लेशन अधिक होने के कारण अभी जो $1 में कितना 85 रुपया है, और इन्फ्लेशन से पहले या 2019 की बात कर ले, जो $1 में 60 रुपया था। अब ऐसे समझिए कि मान लें हम अमेरिका से में कोई इतना जमीन अगर खरीद रहे हैं, तो इसके लिए हमें 2019 में $5 देना पड़ रहा था, ठीक है, $5 देना पड़ रहा था। और अभी 2025 में हमको कितना देना पड़ रहा है, इसी को खरीदने के लिए $8 देना पड़ रहा है। या मान के चलिए अभी भी हमको $5 ही देना पड़ रहा है, ठीक है, $5 ही दे रहे हैं। तो उस समय अगर हमारे देश से कितना रुपया जाता, 5 छक 30, यानी कि 300 रुपया जाता, और आज हम कितना देंगे, 5 25, 5 8 40 42, $425, यानी कितना अधिक जा रहा, देखिए, है ना। तो अगर हम इन्फ्लेशन के समय अगर खरीदेंगे तो हमारे लिए लॉस है कि नहीं, ये बताइए। देखिए फिर से समझिएगा, मान लेते हैं, चलिए भाई जमीन का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए मान लेते हैं कि हम अमेरिका से कोई फाइटर जेट खरीदने वाले, ठीक है ना, कोई फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, ठीक है। इसकी जो कीमत है वो है $400। कितनी है इसकी भाई, मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल लिया, $400, ठीक। तो अगर भारत में इन्फ्लेशन कम होती है, अगर $1 में 60 रुपया होता, तो इस समय हमें हमारे देश, हमारे भारत से कितना रुपया बाहर जाता, अमेरिका में कितना जाता, 400 गुना 60 करते हैं आप, यानी 6 चौके 24,000 रुपये आपका पास जाता, मतलब अमेरिका में जाता, ठीक है। लेकिन आज $1 में कितना, 85 रुपया है। तो 85 रुपया है, तो 400 में आप क्या करेंगे, 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 का जीरो हाथ में बचा, 2 4 8 32, 2 34 और 2 जीरो, यानी आपके अब कितने जा रहे हैं, 34,000। यानी भारत का बारी, भारत से नुकसान है ना भाई, भारत से कितने रुपए जा रहे हैं, 34,000 जा रहे हैं, और अमेरिका को फायदा आ रहा है भाई। लेकिन अगर, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, खरीदना अभी बंद कर देंगे। जब इन्फ्लेशन बहुत अधिक है तो हम खरीदना क्या करेंगे, बंद करेंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे। अब निर्यात क्यों ज्यादा करेंगे, इसको समझिएगा। ऐसा निर्यात इसीलिए ज्यादा करेंगे, क्यों, जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई हमारे देश से चावल ले रहा, ठीक है, चावल ले रहा भाई, मान के चलते हैं चावल की जो प्राइस है भाई, कुछ भी मान के चलते 100 kg चावल अमेरिका लेके जाना चाहता, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है 100 kg का, वो है 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 नहीं करेंगे, चलिए 10,000 नहीं, 6,000 रुपये करते हैं। कितना भाई, 6,000 रुपये। एक रफ डाटा कैलकुलेशन कर पाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 6,000 रुपये, ठीक।
तो अगर इन्फ्लेशन नहीं होता भारत में, अगर ये खरीदता तो 6,000 के लिए इसको कितना डॉलर इसको देना पड़ता भारत में, बताइएगा। भारत में इसको कितना था, $10 देता है ये भारत को, यानी भारत में $10 आता, $10 मतलब कितना आता, 6,000 रुपये आता है ना। लेकिन अभी इन्फ्लेशन अधिक होने के कारण इसको 6,000 के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6,000 को देने के लिए इसको और अधिक डॉलर देना पड़ेगा, समझे। और अधिक डॉलर ये देगा, यानी कि ये $10 देगा, तो $10 में यानी कितना आ जाएगा, 85 से मल्टीप्लाई कर, यानी भारत को कितना मिलेगा, 8,500 रुपये। क्योंकि भारत में क्या है भाई, अभी महंगाई है, पैसा की वैल्यू कम है, गिर गई है, इसीलिए तो इसलिए हम अभी चाहेंगे क्या कि हम अपने देश से सेलिंग ज़्यादा करें, बाइंग कम करें। ये समझ में आया आयात निर्यात वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चीज को कंटिन्यू करेंगे इन्फ्लेशन का, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके आयोग ने कैसे पूछे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन के मैं करा दूंगा, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपके बैच में तो सब कुछ कराऊंगा, लेकिन जेपीएससी बीपीएससी में क्या अलग हो जाएगी, जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ सीपीआई, ये सब चीजें हम उसी बैच में करेंगे भाई, ठीक है ना। आपके दरोगा या एनटीपीसी में ये सब की जरूरत है भी नहीं, तो आपको कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ये आपके यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।